हेलो श्रोताओं, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुगुंज पर। साहित्यिक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे लेखक भानु प्रकाश द्वारा लिखित उपन्यास तुझसे नाराज नहीं जिंदगी का भाग 8। तो आइए सुनते हैं उपन्यास तुझसे नाराज नहीं जिंदगी का 8वां भाग। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, यह दिल है हिंदुस्तान का। भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास की गवाह है दिल्ली। हजारों वर्षों से अनेक राजाओं और सुल्तानों के उत्थान और पतन की गवाह है दिल्ली। अनेक युद्धों और सृजन की साक्षी है दिल्ली। अनेक सपनों को हकीकत में बदला है इसने। कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था जब अपना रूप बदलने लगी तो लोग रोजगार की तलाश में शहरों का रुख करने लगे और दिल्ली इनमें सबसे प्रमुख थी। अगर ये कहा जाए कि भारत का इतिहास दिल्ली के इर्द गिर्द घूमता है तो गलत नहीं होगा। सचमुच भारत की अनेकता में एकता वाली बात आपको यहाँ दृष्टिगोचर होगी। तो मैं भी एक छोटा सा सपना लेकर उतर गया सपनों के शहर की सरजमी पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की विशालता और लोगों की गहमा गहमी देखकर एक पल के लिए दिल में भय उत्पन्न हुआ। अनगिनत प्लेटफॉर्म और ओवरब्रिज, कहाँ जाए किधर जाए, बस लोगों के पीछे चल पड़ा। पहले बाहर निकला जाए फिर देखा जाएगा। आप कहाँ हैं, अजमेरी गेट की ओर या पहाड़गंज की ओर? मेरे ममेरे भाई ने पूछा। मैं स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, बाहरी आवाज को हथेली से दबाते हुए मैंने कहा। देखिए, यहाँ पर 2 एग्जिट है, एक अजमेरी गेट की ओर, दूसरा पहाड़गंज की ओर। किसी से पूछकर बताइए। दिल्ली की चौड़ी सड़कों पर तेज रफ्तार में भागता ऑटो पहली बार इतनी ऊंची ऊंची इमारतें देख रहा था। ये ITO है, ये यमुना ब्रिज है, ये लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन है। इसके चालू हो जाने से हम लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। जाना कहाँ है हम लोगों को? बस अब आ ही गए। शकूरपुर। क्या है कि दिल्ली में रेंट बहुत महंगा है, इसलिए थोड़ा आउटसाइड में लिए है। लेकिन तुम तो खूब पैसा कमा रहे हो सुना है। मैंने कहा, कोई 20-25 हजार मंथली। हाँ हाँ, ये दिल्ली है भैया, यहाँ थोड़ा बहुत दिखावा करना पड़ता है। सामान उतारते हुए उसने कहा। धीरे धीरे आपको सब मालूम पड़ जाएगा। वैसे आपसे क्या छिपाना, बस किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। 8,000 रुपये महीना मिलता है। लेकिन क्या है कि MBA करके 8,000 कमाओ तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बढ़ाकर बताना पड़ता है। तो क्यों कर रहे हो ये जॉब? छोड़ दो, मैंने कहा। एक्सपीरियंस। देखिए, बिना अनुभव के आपको कोई भी 20-25 हजार नहीं देगा शुरू में। बस 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो आप आसानी से जॉब स्विच कर सकते हैं। घर क्या था, एक कमरा था। 3 लड़कों ने मिलकर इस 4 हजारी कमरे को किराए पर लिया था। यही कमरा बेडरूम भी था, किचन रूम भी और गेस्ट रूम भी। जमीन पर 2 मोटे मोटे गद्दे बिछाकर उस पर बैचलर लोग अपनी दिन भर की थकान मिटाते थे। एक कोने में सब सामान अस्त व्यस्त ठूसा हुआ, दूसरे कोने में प्याज लहसुन की गंध बिखेरता किचन। कमरे की गंदगी देखकर लगता था कि यहाँ रहने वाले या तो बहुत आलसी है या फिर स्वच्छता का महत्व इन्हें पता नहीं है। ठीक है, उतना बुरा भी नहीं है, मैंने कहा। मतलब आपको पसंद नहीं आया? टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाइएगा। वैसे भी आपको दिन भर रहना थोड़ी ही है। हम लोग भी सुबह 8 बजे निकलते हैं तो रात 8 बजे ही घर आ पाते हैं। फिर खाना बनाना, खाना और सो जाना, दिन खत्म। तो खाना भी खुद ही बनाते हो? और क्या, अब इतने पैसे में मेड तो रख नहीं सकते, साथ ही हमारा मन भी लग जाता है। लैपटॉप पर मूवी लगा देते हैं और देखते देखते खाना तैयार। बहुत संघर्ष है भाई जीवन में। संघर्ष अभी कहाँ, संघर्ष तो अब शुरू होगा आपका। वेलकम टू दिल्ली भैया। नहीं चलेगा, मेरा रिज्यूमे देखकर सिरे से नकार दिया अक्षत ने। क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? मेरा आत्मविश्वास डगमगा गया था। ये इंजीनियर का रिज्यूमे है, लग रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थी का बायोडाटा है। इसमें कुछ भारी भरकम शब्द होना चाहिए।
आपका लक्ष्य क्या है, कैसे आप कंपनी के लिए उपयोगी साबित होंगे, आदि आदि। रिज्यूमे ऐसा होना चाहिए कि लोग आप में इंटरेस्ट ले। ऐसा रहेगा तो कहीं से भी कॉल नहीं आएगा। तो क्या करना चाहिए? आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास एक फॉर्मेट है रेज्यूमे का, उसी को एडिट कर देंगे। उसके बाद जनाब लैपटॉप लेकर बैठ गए, एक लंबी सी 4 पेज वाली फाइल में जोड़ तोड़ करने लगे। ऑब्जेक्टिव इतना लंबा था कि गलती से अगर कोई ऑब्जेक्टिव पूछ ले तो मैं नहीं बता पाता। उसके बाद सिनॉप्सिस, एकेडमिया, आईटी क्रेडेंशियल, अचीवमेंट, पर्सनल डॉजियर जैसे भारी भरकम शब्द डाले गए। ये हो गया तैयार आपका रेज्यूमे। इसको पेन ड्राइव में ले लीजिए और कैफ़े जाकर जितना भी नौकरी वाला साइट है सब पर डाल दीजिए। थैंक यू यार, तुमने बहुत हेल्प किया, लेकिन एक एहसान और कर दो, प्लीज़ ऑनलाइन रजिस्टर करवा दो। क्या भैया आप इंजीनियरिंग कैसे कर लिए, आपको नेट चलाना नहीं आता? अरे इतना जलील मत करो, आता है, बस थोड़ा हेल्प चाहिए। देखिए भैया बुरा मत मानिए, लेकिन आप बहुत दब्बू किस्म के आदमी हैं। थोड़ा बोल्ड बनिए, ये दिल्ली है। दिल्ली छोड़िए, कहीं भी आप सरवाइव नहीं कर पाइएगा इस तरह। हर जगह आपको उंगली पकड़कर चलाने वाला नहीं मिलेगा, खुद से करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ता है। समय की बात है, आज मेरा समय खराब चल रहा है तो सबको मौका मिला है मुंह खोलने का। तुम क्यों पीछे रहोगे, तुम भी बोल लो। आप फिर से बुरा मान गए। आप सच में बहुत इमोशनल आदमी है। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि मैं हेल्प नहीं करूँगा। मैं बस ये चाहता था कि आप थोड़ा आत्मनिर्भर बने। खैर चलिए, कोई बात नहीं। इश्क में हारे इंसान ने यह शपथ तो जरूर ली थी कि दिल्ली पहुंचकर अपनी मंगेतर से कम बातें करेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। इश्क के तूफान में कमजोर इरादे ढह गए। एसटीडी कॉल बहुत महंगे होते थे उस समय, इसलिए मैं किसी ऐसे ऑफर की तलाश में था जो कॉल दर कम कर सके। रिलायंस ने यह अवसर दिया, 30 पैसे प्रति मिनट की दर से बात हो सकेगी, एक पैक भरा कर। वाओ, कहा था सीमा ने। लेकिन हमारी बातें कम होगी और आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करेंगे, ओके, आगाह किया उसने। मालूम है, लेकिन ये तुम हो जो मुझे बार बार डिस्टर्ब करती हो, मैं नहीं। अच्छा, तो मैं आपको डिस्टर्ब करती हूँ ना, ठीक है, कोई सफाई नहीं। अब करना मेरे ठेंगा से बात। ये लड़की लोग का नखरा, शाला बात करो तो लेक्चर देगी कि करियर पर फोकस करो, और बात न करो तो इग्नोर कर रहे हो का आरोप। भाड़ में जाओ, ऐसे भी जिंदगी में बहुत टेंशन है। 4 लड़के साथ रह रहे हो तो आपसी सामंजस्य के लिए एक संविधान की जरूरत होती है, लेकिन ऐसे किसी स्पष्ट संविधान के न होने से रसोई कार्य दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। शाम होते ही सबकी देह में दर्द होने लगता था, ऊपर से जाड़े का मौसम। सब अपने अपने बिस्तर में घुसकर इस इंतजार में रहते कि कोई उठकर काम शुरू करे। आखिरकार 9 बज जाते तो खिचड़ी बैठा दी जाती, लेकिन रोज रोज तो खिचड़ी नहीं खा सकते। और रोटी बनाना सिर्फ मुरली को आता था या फिर अन्य लोग बनाना नहीं चाहते थे। लेकिन एक दिन मुरली ने बगावत कर दी। रोज रोज हम ठेका लिए हैं क्या? शाम होते ही सब मुंह छुपा के सूझ जाता है और हम यहाँ नौकर जैसा खटते रहते हैं। आज से सब अपना अपना रोटी खुद बनाइएगा, नहीं आता है तो हम क्या करें, हमसे नहीं होगा बस। सन्न रह गए सब, उम्मीद नहीं थी ऐसे विद्रोह की। शांत चित्त से अक्षत ने समझाना शुरू किया। देखो मुरली, जहाँ 3-4 लोग साथ रह रहे हो वहाँ थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ऐसे छोटी छोटी बातों पर रोज दिखाना अच्छा नहीं है। चलो, रोटी तुम बनाते हो, लेकिन सब्जी रोज हम बनाते हैं, डेली दिखाई देता है। तुमको नहीं बोल रहे हैं, ये विष्णु क्या करता है, और ये तुम्हारे भैया खाली बैठे बैठे खाते हैं। शर्म है इन लोगों को। फालतू मत बोलो मुरली, मेरे भैया सिर्फ कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हैं, 1-2 महीने के लिए। इनसे काम की बात मत करो। मेरा धैर्य अब टूट रहा था। क्या कहा, मैं खाली बैठा रहता हूँ? ये प्रतिदिन बर्तन कौन साफ करता है? बाजार से सब्जी कौन लाता है? आज तक कभी पैसा का हिसाब हुआ है? कितना दिन हम सामान लाए हैं, और बाहर जो कचरा भरा रहता था अब दिखाई देता है? कौन फेंकता है?
रूम इतना साफ सुथरा कैसे रहता है, सोचा है कभी? अपने अपने विचारों में खोए सभी चुपचाप बैठे रहे। विष्णु चुपचाप उठा और आटा गूंथने लगा। मुरली उसके हाथ से बर्तन छीनने की कोशिश करने लगा। चल हट यहाँ से साला चिरकुट कहीं का। आज के बाद कोई काम नहीं करोगे तुम, समझा? 4 आदमी का रोटी तो हम ऐसे चुटकी बजा के बना देंगे। समझा क्या है बे तुम हमको? गुस्सा हो गए क्या भाई? लाओ बर्तन दो, माफ करो यार, गलती हो गई। मुरली अब विष्णु के कंधे सहला रहा था, शायद डर से। विष्णु का गठीला बदन देखकर कोई भी डर जाता। अब दोनों मिलकर हंस हंस के रोटी बना रहे थे। मुरली बेलता सेकता और विष्णु तवे से रोटी उतार कर सहेजता। आपसी सामंजस्य से खाना बनने लगा। 8 रोटी और 1 लोटा पानी पेट में घुसाने के बाद विष्णु को यह एहसास हुआ कि सब्जी में नमक कम है। अरे नमक लाओ, फीका फीका खाने का आदत हो गया है तुम लोगों को। अब ठीक है। हाँ हाँ, इसलिए विष्णु का खुराक कम हो गया है, अब समझ में आया। अक्षत ने मजाक किया। शाला खाते हैं तो अपना पेट में, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? सही बात, तुम भी खाओ, कोई रोके है क्या? मैंने विष्णु का समर्थन किया। वहाँ प्रकाश भैया, विष्णु ने एक धौल जमाई मेरी पीठ पर। और आजकल भौजी का फोन नहीं आ रहा है, कोई बात है क्या? आप लोग की शादी तय हो गई है क्या? मुरली ने जानना चाहा। ऐसा ही समझो, अगले साल जून जुलाई में उम्मीद है। लेकिन आप अभी शादी क्यों कर रहे हैं भैया? अक्षत ने टोका। तुम्हारी माँ ही ये शादी करवा रही है, मैंने कहा। ठीक है, अक्षत ने बोलना शुरू किया। लोगों का तो काम ही है शादी करवाना, लेकिन आप क्या बच्चे हैं? आपको अपनी स्थिति मालूम है। आप खुद अपने पैर पर नहीं खड़े हैं, परिवार कैसे संभालिएगा? आश्चर्य है आपने शादी के लिए हाँ कैसे कह दिया। अबे क्या तुम भैया को जलील कर रहे हो? अभी क्या तुम भैया को जलील कर रहे हो? 6 महीने में काम नहीं मिलेगा। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए प्रकाश भैया, आप दिल्ली को स्वीकार कर लीजिए, तभी दिल्ली आपको स्वीकार करेगी। शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाए हैं। शायद मैं गलत हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाए हैं ठीक से। शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाए हैं। ठीक है, आप दौड़ धूप कर रहे हैं, इधर उधर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप में वो जज्बा नज़र नहीं आता जो होना चाहिए। मानना होगा आपकी पारखी नज़र को, सच में मुझे दिल्ली से कभी लगाव नहीं हुआ, मैंने कहा। यहाँ की भागती दौड़ती जिंदगी मेरे लायक नहीं। हम ठहरे छोटे गांव के आदमी, लोगों से मिलजुल कर रहने की आदत है। यहाँ तो जैसे लोगों को बात करने में भी पैसा लगता है। कोई एड्रेस पूछो तो मुंह ऐसे बनाएंगे जैसे एहसान कर रहे हो। ये दौड़ते हुए बस पर चढ़ना, रोड पार करना, अरे भाई जिंदगी है कि मशीन? बस और मेट्रो में बैठकर ऑफिस के काम करते हो बस और मेट्रो में बैठकर ऑफिस के काम करते हो, एक साथ दो दो फोन पर डील करते हो। ये बैल वाली जिंदगी हमसे नहीं होगा। अक्षत 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 बोला वही ना हम अक्षत बोला वही ना हम आपसे बोले थे कि थोड़ा चेंजिंग लाइए खुद में। दुनिया आपके हिसाब से नहीं बदल सकती, लेकिन आप बदल सकते हैं दुनिया के हिसाब से। नौकरी आपको चाहिए, दिल्ली को नहीं। मैंने कहा कोशिश तो कर रहे हैं अपने आप को भूलकर नकली नकाब ओढ़ने की, देखिए क्या होता है। अक्षत बोला बहाने बनाने वालों को बहाने मिल ही जाते हैं। सड़कों पर गतिशील जिंदगी से बेखबर, फुटपाथ पर घिसटता वह युवक। 1.5 महीने गुजर गए देखते देखते, वही सुबह वही शाम वही रात। बस दिन गुजर रहा है, कोई नयापन नहीं, कोई खुशखबरी नहीं। कब होगा मेरे संघर्ष का अंत? कभी कभी तो लगता है कि नौकरी नहीं मिलेगी, कभी कभी तो लगता है कि नौकरी कभी मिलेगी ही नहीं। 4-5
4-5 इंटरव्यू देने के बाद इतना तो स्पष्ट हो गया है कि मुद्दा ये सेशन लेट का मुद्दा बड़ा नासूर बनने वाला है कि ये सेशन लेट 4-5 इंटरव्यू देने के बाद इतना तो स्पष्ट हो गया कि ये सेशन लेट का मुद्दा बड़ा नासूर बनने वाला है। ऊपर से डिग्री मिलने के बाद भी 1 साल का गैप। क्या किया इतने दिन? हर जगह यही सवाल। पढ़ाई की, तैयारी की, इस जवाब से कोई संतुष्ट नहीं होता। सबको एक्सपीरियंस चाहिए। कहाँ से लाए एक्सपीरियंस? इसी के लिए तो नौकरी ढूंढ रहे हैं। आप कहीं बाहर आए आप कहीं बाहर से आए हो क्या साहब? चाय वाले की आवाज़ से मैं सतर्क हुआ। क्यों? ऐसा क्यों लगा आपको? आपको रोज़ देखता हूँ यहाँ चौराहे पर आते हो आपको रोज़ देखता हूँ यहाँ चौराहे पर आते हो, फिर खड़े होकर कुछ सोचते हो और फिर वापस लौट जाते हो। ऐसा अकेले रहने वालों के साथ होता है। हाँ, झारखंड से आया हूँ। सच में यहाँ मन नहीं लगता। मैं भी झारखंड से हूँ। गिरिडीह का नाम सुने हैं? वहीं से हूँ। क्या कीजिएगा? मैं भी झारखंड से हूँ। गिरिडीह का नाम सुने हैं? वहीं से हूँ। क्या कीजिएगा? नसीब जहाँ ले जाए। मैं तब 13 साल का था जब दिल्ली भागने का जुनून सवार हुआ। दोस्तों से मालूम हुआ कि दिल्ली में पैसा है, मौज मस्ती है, पढ़ने लिखने का झंझट नहीं, बस कमाओ और उड़ाओ। तो एक दिन चुपके से मैं निकल पड़ा घर से। फिर क्या था, तब से दिल्ली का ही होकर रह गया। शुरू-शुरू में फैक्ट्री में काम किया, फिर जब पैसा हो गया तो अपना छोटा-सा दुकान खोल लिया है। फिर जब पैसा हुआ तो अपना छोटा-सा दुकान खोल लिया। हाँ, परिवार को भी यहीं रखता हूँ। बुरा न मानो, लेकिन ये काम तो आप वहाँ भी कर सकते थे। यहाँ बिजनेस ज़्यादा है, दिन भर में 1000 कमा लेता हूँ। बुरा ना मानो, लेकिन ये काम तो आप वहाँ भी कर सकते थे। यहाँ बिजनेस ज़्यादा है, दिन भर में 1000 कमा लेता हूँ। झारखंड में इतना कहाँ संभव है? वैसे आप किस विभाग में हो? मैं मैं बेरोजगार हूँ, पढ़ा लिखा डिग्री वाला बेरोजगार। सोच में पड़ गया मैं, कहाँ ये अनपढ़ गँवार और कहाँ मैं इंजीनियरिंग स्नातक। ये रोज के 1000 कमाता है, मतलब महीने के 30,000, और मैं 10-12 हजार की नौकरी खोज रहा हूँ। लानत है मेरी शिक्षा दीक्षा पर। सीमा ने एक बार मजाक में कहा था कि आप चाय भी बेचोगे तो भी मैं आपसे ही शादी करूंगी। लगता है अब सच में चाय ही बेचनी पड़ेगी। मेरे इस प्रस्ताव को सबने एक सिरे से खारिज कर दिया। अक्षत बोला, पागल हो गए हैं आप? भाई बाप का इतना पैसा खर्च करके और इतना डिग्री लेके आप होटल खोलिएगा? मैंने कहा, क्यों, क्या दिक्कत है? सूट बूट और टाई लगाकर 8,000 महीना कमाने से तो अच्छा है ना। विष्णु बोला, अरे महाराज, नाम हंसाइएगा क्या इंजीनियर लोग का? कुछ तो शर्म कीजिए। मैंने कहा, यही तो दिक्कत है हमारे समाज की कि हम समाज के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वैसे भी बहुत से इंजीनियर दूसरे क्षेत्रों में भी अच्छा नाम कमा रहे हैं। चेतन भगत को ही ले लो, अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़ भी इंजीनियर ही है। अक्षत, क्या बकवास है ये लोग शौक से दूसरे क्षेत्रों में गए, आप मजबूरी में जा रहे हैं। अंतर समझ रहे हैं? मुरली, वैसे भी आपसे होटल वोटल नहीं चलेगा, इसमें बहुत मेहनत और प्रबंधन की ज़रूरत होती है। आप कहाँ अंतर्मुखी आदमी, आपसे होगा? मैंने कहा, सच में मेरे लायक सिर्फ सरकारी नौकरी बना है। हमको ऐसा काम चाहिए जिसमें कोई काम ही न हो। अक्षत, सरकारी नौकरी का सपना देखना बेकार है। एक तो आप पंडित जी हैं, अगर नहीं भी होते तो भी आरक्षित वर्ग में भी बहुत कंपटीशन है। इसके पीछे समय बर्बाद करना बेकार है। ये यकीन करना मुश्किल था कि आज 7 दिन हो गए सीमा से बात किए हुए। एक वो दिन था जब दिन भरे में 4-5 घंटे बात हो जाती थी, बातें खत्म ही नहीं होती थी। फोन रखते ही फिर से बात करने की छटपटाहट। और अब ये दिन है, सप्ताह में 1-2 दिन बात हो पाती है। बातों की कमी हो गई या इच्छा की, पता नहीं। बस एक औपचारिकता,
उसका बनावटी उत्साह से हाय कहना और हंसकर आई एम फाइन कहना साफ समझ में आ जाता है। चलो अच्छा ही है, धीरे धीरे मेरी जिंदगी से दूर हो जाना चाहती हो तो हो जाओ। क्या हाल है जनाब के? आप तो एकदम भूल गए हैं मुझको, उसने कहा। मैं मुझे लगता है कि तुम अब मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेती। मेरी बातें शायद तुम्हें बोर करती है इसलिए। वैसे तुम भी कहाँ फ़ोन करती हो? मैं इसलिए फ़ोन नहीं करती कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मुझे मालूम है आपके पास और भी टेंशन है। ऐसे में आपको परेशान। और क्या कहा आपने कि मैं इंटरेस्ट नहीं लेती आप में? ये तो आप हो कि बस हाँ हो करते हो। अगर मैं बात न निकालूं तो आपको बात भी न मिले। बुद्धू। आज पापा जी से बात हुई थी, मैंने कहा। क्या बात? कह रहे थे कि वापस आ जाओ। मैंने उन्हें बताया कि बिना पैसे के यहाँ नौकरी मुश्किल है। प्लेसमेंट एजेंसी वाला 40,000 मांग रहा है। एकदम गारंटी के साथ नौकरी देगा। तो पापा जी एकदम से भड़क गए। बोलने लगे कि तुमसे कुछ नहीं होगा। देख लिए तुम्हारा टैलेंट, तुम वापस आ जाओ। बहुत पैसा बर्बाद कर चुके, अब और नहीं। ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो आपके पिता है वो। ठहरिए, मैं अपने पापा से बात करती हूँ। हो जाएगा इंतजाम, आप फिक्र मत करिए। प्लीज़ ऐसा मत करना। अभी किस रिश्ते से मैं उनसे पैसा ले सकता हूँ? आपके ससुर है वो, कोई शक? अभी नहीं है, जब होंगे तब देखा जाएगा। आपको क्या लगता है कि हमारी शादी नहीं होगी? अभी आप मुझे जानते नहीं हैं। मैं एक बार कमिटमेंट कर दूँ तो उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनती। इस साला सलमान खान। 9 फरवरी 2010 की वो खुशनुमा सुबह। यूँ ठंड तो कम हो गई थी, फिर भी धूप में बैठना अच्छा लग रहा था। छत की एक कुर्सी पर बैठा मैं शहर की खूबसूरती को निहार रहा था। एक गतिशीलता है, ताजगी है सुबह में। तेज कदमों से भागते नौकरी पेशा लोग, ट्यूशन स्कूल के लिए निकलते रंग बिरंगे बच्चे, बड़े बड़े बस्तों को संभालते हाथ हिलाते बच्चे अभिभावकों की नज़र से ओझल हो जाते हैं। स्कूटी पर उड़ती महिलाएं स्वतंत्रता का एहसास करती है। चिड़ियों को देखो, वो भी बेचैन है भोजन की तलाश में। एक मैं ही हूँ खाली बैठा निठल्ला। फोन की आवाज़ से मेरा ध्यान भंग हुआ। आज भाभी ने कैसे याद किया, आश्चर्य है। हाँ सुनिए ना, पापा जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गया है। आप जल्दी से आ जाइए। क्यों? क्या हुआ? मैं हड़बड़ा गया। आज चापाकल पर नहा रहे थे पापा जी कि अचानक से फिसल कर गिर गए। उसके बाद से उनको होश नहीं आया है। यहाँ का डॉक्टर रांची रेफर कर दिया है। शायद दिमाग में गंभीर चोट लगी है। अभी हम लोग रांची के लिए निकलने वाले हैं, आप भी आ जाइए जल्दी से। एक सांस में कहती चली गई वो, कुछ कहने पूछने के लिए बचा ही नहीं। बस अब निकलना होगा जल्द से जल्द किसी भी तरह। इतनी जल्दी रिजर्वेशन मिलना तो मुश्किल था, इसलिए जनरल बोगी में सवार हो गया। दिल्ली से रांची तक की मैराथन यात्रा जनरल बोगी में सोचकर ही दिल बैठ जाता है। खैर जाना तो है ही। आधी रात को बैठना नसीब हुआ तो मालूम हुआ कि आराम क्या चीज़ है। सच में भारत की एक बड़ी आबादी इसी तरह से सफ़र करती है। आदमी के ऊपर आदमी, सामान के ऊपर आदमी, गलियारे में लेटे आदमी, बाथरूम में पसरे आदमी। अगर आपको भारत की गरीबी देखनी हो तो जनरल बोगी में चढ़ जाइए। वो गंधा सा मटमैला बूढ़ा, खुलेआम स्तनपान कराती एक अस्त व्यस्त महिला, पास में लेटे 3-4 बेडौल बच्चे, अनियंत्रित शोरगुल, बहस, खिच-खिच। मन में एक विकर्षण सा उत्पन्न हुआ। अगर जाना अति आवश्यक नहीं होता तो शायद मैं उतर जाता ट्रेन से। सुनसान रास्तों पर चुपचाप एक वृद्ध चला जा रहा था और उसके पीछे यंत्रवत मैं चाहता था कि दौड़कर उसके पास चला जाऊं और उसका चेहरा देख लूं, लेकिन मेरे पांव दौड़ नहीं पा रहे थे। आवाज़ देनी चाहिए मैंने, पर जुबान न खुले। चलते चलते वह बूढ़ा जंगल में एक गुफा के पास रुका। गुफा के मुख पर रखे पत्थर को हटाकर वह गुफा में प्रवेश कर गया और उसने अंदर से अपने आप को बंद कर लिया।
मैं उस पत्थर को हटाने जा ही रहा था कि एक महिला की आवाज़ पीछे से आई। देखा तो माँ खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज़ में कंपन। मत हटाओ उस पत्थर को, पाप लगेगा। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि इसके पीछे कौन छुपा है। और फिर मैं उस पत्थर को हटाने लगा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अचानक मुझे एहसास हुआ कि वह पत्थर मेरे सीने पर रखा हुआ है। लाखों प्रयासों के बाद भी मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। हैरान, परेशान, पसीने से तरबतर। अचानक से नींद खुल जाती है। ए, ठीक से बैठो, बगल वाले सहयात्री ने झिड़का। मैं भौचक्का सा सबके चेहरे देखता रह गया। तेज कदमों से अस्पताल के परिसर को पार करते समय ऐसा महसूस हुआ कि काश मेरे पास पंख होते तो उड़कर पहुंच जाता। एक जगह से रोने की आवाज़ आ रही थी। मन अनिष्ट की आशंका से घबरा उठा। लेकिन नहीं, ये कोई और लोग थे। सामने से चाचा जी आते दिखाई दिए। जैसे ही मैं उनके पैर छूने के लिए झुका, वो पीछे हट गए। मेरे चेहरे पर उभरते संशय का समाधान करते हुए कहा, बुरी खबर है, ब्रेन हेमरेज हो गया था। डॉक्टर्स ने तो अपनी तरह से पूर्ण प्रयास किया, लेकिन। और फिर मेरे कंधे पर हाथ रखे चाचा उस रूम में ले गए जहां श्वेत वस्त्रों में पिताजी का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। सत्य को स्वीकार करने में समय लगता है। कुछ देर तक मैं अपलक उन्हें निहारता रह गया। क्या ये सच है? अभी कल सुबह ही तो बात हुई थी और आज अचानक से सिर से पिता का साया हट गया, और वो भी तब जब मैं उनसे दूर था, बहुत दूर। क्यों किया ऐसा आपने पिताजी? आखिरी वक्त में भी मैं आपके पास नहीं था। कितना बदनसीब हूँ मैं। ये सच है कि हमारे रिश्ते कभी सामान्य नहीं रहे, लेकिन एक मौका तो देते मुझे माफ़ी मांगने का। इस कदर रूठ कर आपने मुझे बहुत छोटा कर दिया। सच कहूँ तो मुझे अच्छा लगता था आपका विरोध कर, आपको तकलीफ देकर। ये एक तरह की बदले की भावना थी कि बचपन में आपने मुझे प्यार नहीं दिया, तो जवानी में मैं आपको सुख नहीं दूंगा। लेकिन आज अपने प्रतिद्वंदी के कृशकाय शरीर को देखकर मैं ग्लानि से भर उठा। किससे बदला ले रहा था मैं? पिचके हुए गाल, धसी हुई आंखें, निकली हुई हड्डियां। लगा जैसे शरीर का सारा मांस निकाल लिया गया हो, केवल अस्थियों का ढांचा बचा हो। दया, अफसोस और श्रद्धा, ये तीन भाव एक साथ उभरे मन में। सिसकियों पर नियंत्रण रखते हुए मैंने पूछा, माँ कहाँ है? अभी माँ को बताया नहीं गया है। समझ में नहीं आता कैसे बताया जाए। अभी भी वो उम्मीद में है कि कोई चमत्कार हो जाए। बाहर बरामदे में लकड़ी की एक कुर्सी पर बैठी उस वृद्ध महिला को देखकर मैं अपना नियंत्रण खो बैठा। शायद आंखें बंद कर वह किसी ईश्वर से कोई फरियाद कर रही थी। इतने दिनों बाद माँ से मिला भी तो किस परिस्थिति में। पिछले 24 घंटे से अपने किस्मत से लड़ती उस कमज़ोर और थकी हुई माँ से मैं किसी बच्चे की भांति लिपट गया। ये क्या हो गया माँ? शमशान में सिर्फ शव ही नहीं जलते, वहां उपस्थित लोगों के ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, लोभ आदि सभी मानवीय अवगुण भी जल जाते हैं। ये वो जगह है जहां इंसान विकार रहित हो जाता है, जीवन की तुच्छता का एहसास हो जाता है। जिस पिता को मैंने हमेशा स्वार्थी और मतलबी समझा, आज किसी बरगद के वृक्ष के समान लग रहे थे। लगा जैसे सामने कोई विशाल वृक्ष कटकर गिर पड़ा हो और मुझे जिंदगी के मरुस्थल में छोड़ दिया गया हो, धूप और ताप सहने के लिए। मैं फिर से उस छाँव में लेटना चाहता था, मुंह छिपाकर रोना चाहता था, छोटे बच्चे की तरह लापरवाह उन्मुक्त कंठ से, उच्च स्वर में। मैं लिपट जाना चाहता था उस मृत निर्जीव शरीर के आगोश में। अग्नि की लपलपाती ऊंची लपटों से घिर गया माटी का शरीर। चटकती हुई लकड़ियों की आवाज वातावरण की भयावहता को और बढ़ाने लगी। यही जीवन है, यही नियति है। कितनी भी हाय हाय कर ले लोग, खाली हाथ ही जाना है। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन इंसान भी क्या करे, एक पेट भी तो साथ में लेकर पैदा होता है। इसी पेट के लिए तो वह सारे कर्म को कर्म करता है। पापी पेट। लेकिन पेट पापी नहीं होता है पंडित जी। पापी तो ये असंतोषी मन है, इसकी अभिलाषा कभी पूरी नहीं होती।
सब कोई एक जैसा नहीं होता। पाठक जी कुछ अलग किस्म के थे, मोह माया से अलग। हमको लगता है कि इधर कुछ दिनों से वे बिल्कुल ही विरक्त हो गए थे, एकदम शांत शांत से रहते थे, खुद में खोए हुए। बीमारियों से परेशान थे। परहेज तो बहुत किया उन्होंने, लेकिन भगवान की मर्जी। अभी क्या उम्र थी उनकी, बहुत होंगे तो 65 के होंगे। हमको देखिए 70 से ज़्यादा हो गए हैं, फिर भी अभी 2 किलोमीटर रोज साइकिल चलाते हैं। क्या तेल क्या मसाला सब खाते हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इंसान कम जिए या ज़्यादा कोई बात नहीं, जब तक जिए सच्चाई से जिए, सत्कर्म करे। आखिर अंत में भगवान के पास ही हाजिरी लगाना है। यहाँ तो आप दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन वहाँ एकदम सही इंसाफ होगा। एक चिड़िया उड़ती हुई आई और तालाब की सतह को छूती हुई फुर हो गई। मेरी नजरें अग्निशिखाओं से हटकर तालाब की वृत्ताकार तरंगों की ओर चली गई। सच में इंसान का चरित्र चित्रण दो तरह से होता है, एक जब वह जिंदा होता है और दूसरा जब वह मृत होता है। ये वही घनश्याम जी है जो कहते थे कि पाठक जी झूठ मूठ बीमारी का ढोंग करते हैं, कुछ नहीं हुआ है उनको। सहानुभूति पाने के लिए ये सब करते हैं। वही वैद्यनाथ के भी कुछ अच्छे विचार नहीं थे पाठक जी के प्रति। उनका मानना था कि पाठक जी उतने ईमानदार नहीं है जितना वे शो करते हैं। चलिए, उन्होंने रिश्वत ली हो या नहीं, लेकिन कई बार अपना काम निकालने के लिए रिश्वत दी तो है। कुछ कहने के लिए अब बचा ही नहीं था, न ही सुनने समझने के लिए। कहाँ तो अगले 4 महीने में हमारी शादी होने वाली थी और कहाँ ये अनहोनी हो गई। कई दिनों के बाद आज सीमा का फ़ोन आया था। हाथ में फ़ोन लिए मैं असमंजस में था कि क्या बोलूँ। न ही उधर से कोई आवाज़ आ रही थी, न ही इधर से। मैं कुछ सोच पा रहा था। उत्तरी आप ही लिए हैं? कुछ देर की खामोशी के बाद उसने पूछा। आप कर पा रहे हैं इतना नियम कानून? मतलब कि आप ठहरे लापरवाह आदमी, और इसमें काफ़ी सख्त दिनचर्या का पालन करना पड़ता है, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ। मालूम है, वैसे तो मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल मेरे मन में श्रद्धा उमड़ती जा रही है। जब मैं पीपल पर टंगे कलश में पानी देता हूँ तो लगता है जैसे मैं उनको ही पानी दे रहा हूँ। जब मैं शाम को दीप जलाता हूँ तो लगता है जैसे वो मेरे सामने खड़े हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। कल रात को तो मुझे आभास हुआ जैसे पापा जी ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं अपने चिर परिचित जगह पर। एक पल के लिए तो मैं भूल ही गया ये कल्पना है, हकीकत नहीं। मालूम है, वैसे तो मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल मेरे मन में श्रद्धा उमड़ती जा रही है। जब मैं पीपल पर टंगे कलश पर पानी देता हूँ तो लगता है जैसे मैं उनको ही पानी दे रहा हूँ। जब मैं शाम को दीप जलाता हूँ तो लगता है जैसे वो मेरे सामने खड़े हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। कल रात को तो मुझे आभास हुआ जैसे पापा जी ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं अपने चिर परिचित जगह पर। एक पल के लिए तो मैं यह भूल गया कि ये कल्पना है, हकीकत नहीं। होता है, ऐसी परिस्थिति में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आप अकेले मत सोइएगा और साथ में लोहे का कोई सामान ज़रूर रखिएगा। क्या पागलपन है, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया था, बस एहसास हुआ था। प्लीज़, कुछ चीज़ों पर बहस नहीं करना चाहिए, बस बुजुर्गों के कहे अनुसार चलना चाहिए। पवित्र मन से दिनचर्या का पालन करते रहिए। और कोई आदेश? आदेश? आदेश मैं क्या दूंगी? पता नहीं इस माहौल में ये बात करनी भी चाहिए या नहीं, लेकिन आपके परिवार वाले शायद अब 1 साल तक हमारी शादी के बारे में नहीं सोचेंगे। अधिकतर लोग ऐसी घटना के बाद साल भर कोई शुभ काम नहीं करते हैं। कल पापा बहुत चिंतित हो गए थे, बोलने लगे कि अब तो शायद साल भर शादी भी न हो पाए। एक तो लड़का कुछ करता नहीं है, उसके लिए साल भर इंतजार। 9 महीना तो ऐसे ही हो चुका है छेका हुए। पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, क्या कहा जाए। इस माहौल में शादी की बात कैसे की जाए? मेरे लिए तो शादी के बारे में सोचना भी पाप है। जिस माँ की दुनिया उजड़ गई, उनसे मैं शादी की बात करूँ?
प्लीज़ फ़ोन रखो, अब जो होना है देखा जाएगा। गुस्सा क्यों होते हैं? मैंने वही कहा जो घरवाले कह रहे हैं, बस टाइमिंग गलत था कहने का। ये सरासर पाखंड है, आडंबर है, लूट रहे हैं ये लोग श्राद्ध के नाम पर। मैं बौखलाया हुआ था पंडितों की मनमानी मांगों से। ये कहाँ का नियम है, इतना सारा सामान भी दो, पैसा भी दो और दब के उनकी बात भी सुनो। करना पड़ता है, अभी तुमको क्या मालूम है। इन सब चीज़ों में बहस नहीं करना चाहिए। खुशी खुशी जो कहा जाए दान कर देना चाहिए, बल्कि ज़्यादा ही कर दीजिए, कम नहीं। इससे मृत आत्मा को शांति मिलती है। आखिर पिता है, इतना कुछ किया है, तो उनके लिए थोड़ा दान धर्म नहीं कर सकते? चाचा ने समझाने की कोशिश की। है ही, माता और पिता का ऋण कभी कोई चुका पाया है? मामा ने उनका समर्थन किया। बात पैसे की नहीं है, मेरा विरोध इन प्रथाओं से है, पंडितों के मनमाने डिमांड से है। हर विधान के बाद दक्षिणा की मांग। बात अगर श्राद्ध की ही है तो फिर जबरदस्ती क्यों? नहीं, 5,000 से एक पैसा कम नहीं लगेगा। और फिर ये धमकी कि पैसा पूरा नहीं दिए तो मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये लोग कौन होते हैं आत्मा को स्वर्ग या नरक भेजने वाले? अगर किसी ने जीवन भर पाप ही किया है तो क्या पैसा और सामान देकर वह स्वर्ग चला जाएगा? या किसी के पास पैसा नहीं है तो वह नरक चला जाएगा? वहाँ रे इंसाफ। देखो भाई, इतना उत्तेजित मत हो, कुछ चीज़ों को करना पड़ता है समाज के लिए। वैसे भी इनका रोजी रोजगार भी चलना चाहिए ना। यही तो मौका होता है इन लोगों पंडितों के कमाने का। इनका भी घर परिवार है, जीने दो इनको भी। चचेरे भाई हल्के मूड में समझाने की कोशिश कर रहे थे। यही वजह है कि पंडित लोग अब पंडिताई छोड़ रहा है। नए जमाने के लोगों को इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं है, तो पंडित लोग को काम मिलना मुश्किल हो गया है। कुछ और काम खोजे, मैंने कहा। आखिर कब तक लोगों को मूर्ख बनाओगे? कभी इस भगवान के नाम पर, कभी उस भगवान के नाम पर ठगते रहे हो। कभी शनि नाराज हो जाते हैं, कभी बृहस्पति नाराज हो जाते हैं। आखिर समय बदलना ही था। जाति व्यवस्था खत्म हो रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, इसलिए पंडितों का वर्चस्व खत्म हो रहा है। पंडित होकर पंडित लोग की बुराई करते हो, चाचा जी गुस्साए। और ये क्या, तुम कहीं भी किसी के बिछावन पर बैठ जाते हो? तुमको पवित्रता से रहना है, मालूम है ना? कि सब नियम धर्म भूल गए। मुन्ना भैया, नियम धर्म? कल रात में ये किसी लड़की से बात कर रहा था फोन पर, और वो भी किस तरह की बात, मुझे बताते शर्म आती है। दीदी सब सुन रही थी, किचन से हाथ पोंछते हुए बाहर आई। आप लोग गलत समझ रहे हैं, जिससे इसकी शादी तय हुई है उससे ही बात करता है। पापा जी ही दिन तय कर दिए थे 21 जून, लेकिन इसी बीच देखिए ऐसी बात हो गई। अब इतने दिन से बात कर रहे ये लोग, तो थोड़ा बहुत लगाव तो हो ही जाता है। चाहते तो हम भी थे कि तय तिथि पर शादी हो जाए, बाकी आगे मम्मी जाने, अब उनको ही निर्णय लेना है। नियम तो यही कहता है कि साल भर तक कोई शुभ काम न किया जाए। चाचा जी ने अपना पक्ष रखा। घर पर इतनी बड़ी विपदा आन पड़ी है और आप लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं। समाज क्या कहेगा कि बाप को मरे अभी 4 महीने भी नहीं हुए और बेटा शादी करने चला है। ऐसे भी जल्दी क्या है? जब तक प्रकाश कुछ काम नहीं करता तब तक शादी मत करिए। इतना खर्च हुआ है इसकी पढ़ाई पर, काम तो मिलना ही चाहिए, बस लगन होना चाहिए। 1 महीने बाद माँ से मुखातिब हो भैया ने पूछा, जब तक कोई काम नहीं मिल जाता छोटू मेरे ही साथ क्यों नहीं लग जाता? आखिर खाली बैठने से क्या फ़ायदा? माँ ने कहा, हाँ ये तो अच्छा ही है, तुम्हारे काम में मदद हो जाएगी और इसका भी मन लग जाएगा। क्यों छोटू? दिक्कत कुछ नहीं है, बस एक बार बिजनेस में लग गए तो लग गए, पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। मैं चाहता था कुछ दिन और, मतलब जब तक उम्र है कोशिश कर लेते हैं, फिर तो कमाना ही है उम्र भर। भैया ने कहा, आदमी को अपना आकलन खुद करना चाहिए। क्या पढ़ाई करते हो ये सबको पता है। अगर मन से पढ़े होते तो आज कहीं न कहीं सेट हो गए होते। दिमाग में तो कुछ और चलते रहता है। फ़ोन पर बात करना बंद करो।
1 साल है तुम्हारे पास। शादी वादी का ख्याल दिमाग से निकाल कर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करो। इस तरह के प्रत्यक्ष आरोप सुनकर दंग रह गया मैं, खासकर भैया के मुंह से। सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कहा था उन्होंने। शर्म या झिझक की एक लकीर हमेशा रही थी हमारे बीच। और आज चुपचाप उठकर मैं दूसरे रूम में चला गया। पीछे से माँ की बुदबुदाहट सुनाई दी। ऐसे बात नहीं करना चाहिए था तुमको, बच्चा नहीं है वो। आप लोगों की छूट के कारण वह ऐसा हो गया है। पढ़ने में इतना तेज था, लेकिन अब इसको पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। घर में इतना टेंशन है, लेकिन इसको शादी की सूझ रही है। माँ ने कहा, समय की बात है बाबू, हम तो देखते हैं दिन भर पढ़ते ही रहता है, दौड़ धूप भी करता है इधर उधर, लेकिन भगवान नहीं सुन रहे हैं उसकी। अच्छा, ये दौर भी निकल ही जाएगा, हमेशा एक जैसे थोड़ी ही रहता है। भैया, आज फिर फोन आया था आरा से। माँ, सीमा के पापा का क्या कह रहे थे? भैया, यही कि शादी तय तिथि पर ही हो जाता तो अच्छा रहता। आपके पिताजी ये शादी फिक्स कर गए थे। वो तो अब नहीं रहे ये सब देखने के लिए, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करना आप लोगों का कर्तव्य है। माँ, तो तुमने क्या कहा? भैया, मना कर दिया और क्या। कहा कि अभी घर की स्थिति अच्छी नहीं है। पिताजी के ऑपरेशन और उसके बाद क्रियाकर्म में बहुत खर्च हो गया है। अभी कई जगह से उधारी लिए हैं हम। ऐसे में अभी शादी के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। माँ, ऐसे डायरेक्ट मना नहीं करना चाहिए था। और वैसे भी हमें कौन सी लड़की की शादी करनी है? पैसा तो मिलेगा ही, उसी को खर्च कर दिया जाएगा। भैया, क्या दे रहे हैं वो लोग? आज के ज़माने में 2 लाख रुपए का क्या वैल्यू है? सिर्फ इसके काम नहीं करने की वजह से पैसा कम मिल रहा है। पहले 4 पर बात हुआ था, फिर 3 पर, फिर पता चला 2 ही देंगे और बाकी का सामान देंगे। बार बार हमको झुकना पड़ता है तो सिर्फ इसके छोटू के वजह से। भाभी, जाने दीजिए, आपको क्या करना है पैसा से। सामान दे चाहे पैसा दे, उनकी मर्जी। जितना देंगे अपनी बेटी दामाद को, हम लोगों को क्या करना है। और फिर माँ है ही, तो आप क्यों टेंशन लेते हैं? कम होगा तो माँ अपनी तरफ से खर्च करेगी। आखिर माँ बाप के पैसों पर दोनों बेटे का हक है। भैया, अच्छा अभी समय है ना, देखा जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कर दिया जाएगा। माँ बोली, बाल बच्चा खुश रहे यही मेरी इच्छा है। ये सच है कि लोग प्रश्न उठाएंगे कि इतनी जल्दी क्या थी शादी की, जबकि इतना बड़ा कांड हुआ है घर में। तो सोचने दो जिसे जो सोचना है। मेरे लिए मेरा बच्चा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टूट जाएगा वो अगर ये शादी नहीं हुई तो। अब ये शादी उसी तिथि पर होगी जिस पर ये तय कर गए हैं, 21 जून। दिल्ली जो छूटी एक बार तो हमेशा के लिए छूट गई। न मैंने कभी दिल्ली को पसंद किया, न दिल्ली ने मुझे अपनाया। जो कुछ सामान छूट गया था दिल्ली में, वो भी मंगा लिया मेरे भाई के हाथों। क्यों? क्यों का कोई जवाब नहीं था मेरे पास। बस जो दिल न करे उसे नहीं करना चाहिए। मुझे पता था आप नहीं जाएंगे वापस, लेकिन आगे क्या सोचा है? सीमा के इस प्रश्न के लिए मैं तैयार था। ऐसा कोई शपथ नहीं लिया है कि बाहर नहीं जाऊंगा। अगर कोई निश्चित ठिकाना मिला तो सोचा जाएगा। फिलहाल तो मैंने सोचा है कि यहीं रहूं, और यहाँ रहने की वजह भी मिल गई है मुझे। सोचता हूँ भैया के काम में हाथ बटाऊं। इतना बड़ा काम उनसे संभालता नहीं है। स्टाफ रखे हैं तो उनका भी हेल्प हो जाएगा और मेरा भी मन लग जाएगा। दूसरा विकल्प है ट्यूशन। तुम्हें मैंने बताया नहीं, मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया है। सुबह 2 घंटे पढ़ाता हूँ, 6 से 8। 10 लड़के हैं, 500 पर हेड, तो 5,000 तो ऐसे ही बैठे बैठे कमा लूँगा। कब शुरू किया? हो गया 10-12 दिन। सोचता हूँ अगर फुल टाइम कोचिंग कर दूँ तो आराम से 20-25 हज़ार महीना कमा लूँगा। अच्छा है, मेरे मन में भी ये विचार आता था ट्यूशन का, लेकिन ये सोचकर आपसे नहीं कहा कि आपको कहीं बुरा न लगे। जब तक कोई स्थायी नौकरी नहीं हो जाती, तब तक के लिए ठीक है। आप जो सोच रहे हैं ये हमेशा के लिए ठीक नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है।
आज है कल नहीं, तो बिजनेस ही कर लेता हूँ। बिजनेस भैया के अंडर में। देखिए, आप काम तो पूरा करेंगे फिर भी आपका नाम नहीं होगा। एक एहसान वाली फीलिंग आएगी आप में। लगेगा कि भैया ने आपको सहारा दिया है। आप कितना भी करेंगे मालिक वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये है भैया का अपना बिजनेस, खुद से खड़ा किया है उन्होंने। भगवान न करे भविष्य में किसी तरह की बात हो जाए तो वो आपको अलग भी कर सकते हैं। फिर अगर बिजनेस ही करना है तो अपना खुद का कीजिए। हर चीज़ में माइनस पॉइंट खोजोगी तो कैसे चलेगा। मैंने ये सोचा था कि तुम खुश होगी ये सुनकर कि मैं कुछ कमाने लगा हूँ, लेकिन तुम तो ओफ़ो, मैं खुश हूँ पर बहुत खुश नहीं। मुझे पता है आज नहीं तो कल मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है, सरकारी नौकरी। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लगता है कि आपकी सरकारी नौकरी ही होगी। और मैं ये आपका हौसला बढ़ाने के लिए नहीं कह रही, ऐसा मेरा मन कहता है और मेरे मन की बात अक्सर सच होती है। डर लगता है, इतना विश्वास मत करो मुझ पर, कहीं निराश ना होना पड़े। मैं आप पर कोई दबाव नहीं बना रही, आप बस लाइफ एंजॉय करो, जो होगा अच्छा ही होगा। और शादी की तैयारी कैसी चल रही है? मतलब घर का माहौल कैसा है? घर का माहौल तो तुम जानती ही हो। कभी-कभी लगता है कि मैं कितना बड़ा स्वार्थी हूँ। पिता की मौत के 4 महीने बाद शादी कर रहा हूँ। जो भी आता है घर में यही पूछता है कि क्यों इतनी जल्दी शादी कर रहे हैं। कहने दीजिए, लोगों का काम ही है कहना। वैसे भी यह शादी साल भर के भीतर नहीं हो रही है। होली के बाद हिंदुओं का नया साल शुरू हो जाता है। ये बात आपके घर वालों को भी पता है और हमारे घर वालों को भी। तभी वो लोग तैयार हुए हैं। मेरे पापा खुद पंडिताई करते हैं। उनको सब नियम कानून मालूम है। हाँ, लोग जनरली 1 साल तक परहेज करते हैं शुभ काम से, लेकिन चाहे तो होली के बाद नया काम कर सकते हैं। अच्छा, तो ऐसन बात है, हमको तो मालूम ही नहीं था। तो ये थी कहानी तुझसे नाराज नहीं जिंदगी का 8वां भाग। यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने मित्रों को शेयर करें। थैंक यू।